हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस इन इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ये टॉपिक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए और हम सारे पॉइंट्स को एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती है, मतलब वो खुद से बनती है, वो नेचुरल है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी। मैं लिख देती हूँ: सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास एंड जियोथर्मल। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज़ है। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ क्लाइमेट चेंज और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी में भी। इंडिया का एम है कि वो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव कर ले 2030 तक। ये देखो, ये फैक्ट है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। बहुत सारे हमारे एम्बिशियस टारगेट्स हैं, लेकिन ये जो सेक्टर है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसने हमारे प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया है। तो आओ इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी का रोल सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। अब क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कुछ की फैक्टर्स देख लेते हैं। जैसे पहला है क्या, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल का जो हमारा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस है उसको कम करना। टू फुलफिल इंडियाज़ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय 2070। इंडिया का नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है 2070 वाला, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है, इसको फुलफिल करना। टू इम्प्रूव एनर्जी सिक्योरिटी एंड रिड्यूस इम्पोर्ट बिल, एनर्जी सिक्योरिटी इम्प्रूव करना और हमारे इम्पोर्ट बिल्स को कम करना। साथ ही साथ ग्रीन जॉब्स को प्रमोट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। क्लाइमेट चेंज से फाइट करना और पॉल्यूशन को कम करना, ये है इम्पोर्टेंस। अब हम बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपना रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या सेट किया है। तो अगर हम अभी टोटल एनर्जी की बात करें तो 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक अचीव करने की बात करें। मतलब ये हमारा टारगेट होगा कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो हमारी। अगर 2024 यानी करंट कैपेसिटी की बात करें तो ये अभी सिर्फ 186 जीबी है, जीबी कह रही हूँ मैं, गीगावाट है, जीडब्ल्यू है, और इसको हमें 500 करना है 2030 तक। अब इसका ब्रेकअप देखते हैं। तो सोलर एनर्जी का इसमें से है 300 गीगावाट, विंड एनर्जी 140, हाइड्रो 70 और बायोमास 10 गीगावाट होगी। किसका ब्रेकअप है ये टोटल 500 गीगावाट का ब्रेकअप है। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन, पीएम कुसुम योजना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये किसको सपोर्ट करती हैं? ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को सपोर्ट करती हैं। और ये टारगेट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और नेट जीरो बाय 2070 कमिटमेंट का हिस्सा भी है। अब रीसेंट डेवलपमेंट देखते हैं। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ स्लो हो रहा है। तो इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो ये देखो, स्लो हो रहा है, इसके रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं? वीक डिमांड फ्रॉम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिसको हम डिस्कॉम्स भी कहते हैं। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके तरफ से लो डिमांड आ रही है। प्रोजेक्ट्स का डिले होना, ये भी है। प्रोजेक्ट्स का कैंसिल हो जाना फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होना, अब हमें लैंड तो चाहिए सोलर और विंड फार्म्स लगाने के लिए, तो उसमें दिक्कत।
और साथ ही साथ पॉलिसी अनसर्टेनिटी भी एक है रीज़न। अभी हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं इस सेक्टर में, मतलब यही हमने देखा कि क्या क्या रीजंस है स्लो डाउन के पीछे। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि वीक डिमांड फ्रॉम डिस्कॉम्स, यानी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनकी डिमांड कम है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को रिन्यूएबल एनर्जी परचेस करने में इंटरेस्ट कम है क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, तो वो और ज़्यादा लॉस बेयर नहीं करना चाहते। सेकेंड इज़ पॉलिसी अनसर्टेनिटी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट करें ना करें। थर्ड इज़ लैंड एक्विजिशन इशू। तो सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स को लार्ज लैंड एरिया चाहिए होता है, जो इंडिया जैसे कंट्री में काफ़ी मुश्किल होता है मिलना। फिर लैक ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी इंडिया काफ़ी हद तक इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस पर डिपेंड करता है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट को और बढ़ा देते हैं। कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ये हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स होते हैं। और इंटीग्रेशन प्रॉब्लम भी है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इंटरमिटेंट होती है और इससे पावर ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करना मुश्किल होता है। अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं ताकि इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सके। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है, पीएम कुसुम योजना। इसका जो एम है वो सोलर एनर्जी फार्मर्स तक पहुंचाना है। सेकेंड इज़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका एम है क्लीन फ्यूल का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, जिसको हम पीएलआई स्कीम भी कहते हैं। इसका जो एम है वो है डोमेस्टिक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। देन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये ग्लोबल सोलर ग्रिड प्रोजेक्ट है। और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक एजेंसी है जो कि लोन्स प्रोवाइड करती है ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया को अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो वो क्या स्टेप्स हैं, पहला तो है कि ट्रांसपेरेंट और लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क का बनाना। फास्टर लैंड एक्विजिशन थ्रू सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, लैंड एक्विजिशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू करना। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना और डिस्कॉम्स को फाइनेंशियल हेल्प और सब्सिडी दी जाए ताकि वो डिस्कॉम्स भी इसमें इंटरेस्ट दिखा सकें। स्मॉल स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना। पावर ग्रिड्स को मॉडर्नाइज करना ताकि बेटर रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन हो सके। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर देना ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। अब हम ग्लोबल कंपैरिजन की बात करेंगे तो चाइना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, सोलर एनर्जी का। यूएसए की बात करें तो यूएसए ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लाया है 2022 में। जर्मनी विंड और सोलर इंटीग्रेशन का बेस्ट मॉडल है और इंडिया भी इमर्ज हो रहा है एज अ रिन्यूएबल एनर्जी हब। लेकिन इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी और इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर इंडिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को अचीव करती है। तो देखिए इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो कार्बन एमिशन कम होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा, एयर की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में, ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगे और एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी को भी बूस्ट मिलेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इंडिया के सस्टेनेबल फ्यूचर का बेस है। हाउएवर हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारे प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर रहे हैं, लेकिन राइट पॉलिसीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंडिया जो है वो ग्लोबल क्लीन एनर्जी लीडर बन सकता है। अब कुछ फैक्ट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट बाय 2030 क्या है, 500 गीगावाट का टारगेट है इंडिया का। लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क कौन सा है, तो भाडला सोलर पार्क। अब मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी, प्लीज़ इसका सही प्रोनाउंसिएशन कर लेना, जो कि राजस्थान में है।
पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इंडिया का कौन सा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का गुजरात में। पीएम कुसुम योजना कब लॉन्च किया गया? 2019 में लॉन्च किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इंडिया का 2024 की बात करें तो कितना है? सिर्फ 24% ही है। मतलब टोटल एनर्जी शेयर में रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 24% है। सो ये थी आज का लेक्चर ऑन चैलेंजेस इन इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सजेशंस और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।